गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी थर्ड बुक दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। सो व्हाट इज़ इंक्लूडिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, है ना। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया, हमने पार्टनरशिप कर लिया, जिसमें हमें मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बच्चे, और बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इट हैज़ स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में होता था बच्चे? सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। ठीक है, इवन कंपनी में भी यही होता था, लेकिन अब एज पर एक्ट 2013 रिवाइज एक्ट जो है आपका, उसमें क्या हो गया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L इसका नाम रख दिया गया है। दूसरी हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहले हमारे पास टी शेप में होती थी बच्चे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में अभी भी वैसे ही है, लेकिन कंपनी में इट इज नाउ चेंजेस टू वर्टिकल शेप एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स कंपनी में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नो मोर अकाउंट, ये भी वर्टिकल शेप में है, एंड बैलेंस शीट ये भी वर्टिकल शेप में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें पहला कॉलम बड़ा बनाना है आपने पर्टिकुलर्स को लेके, नोट नंबर, दूसरा कॉलम छोटा सा, फिगर्स ऑफ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन अमाउंट आ जाएगी, प्रीवियस ईयर की अमाउंट आ जाएगी अगर दी हुई है तो सबसे पहले हम टोटल इनकम्स को लेंगे। इनकम आपको पता है कि बिजनेस इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं उसको, और अगर बिजनेस इनकम के अलावा भी कोई और इनकम आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। तो फर्स्ट आपका हेडिंग जो हमने दे दिया नेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्योरली बिजनेस इनकम। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, बिजनेस इनकम हो जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। और जब हम बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी और इनकम भी ऐड होती हैं, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है, सो दोज नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल बी पुट अंडर द हेडिंग अदर इनकम। तो आपने याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू जो है दो तरह से आएगा बच्चे, एक तो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, डायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा बिजनेस के अलावा और जो रेवेन्यूज आते हैं दैट इज अदर रेवेन्यू। इन दोनों को प्लस 1 और 2 को प्लस करेंगे, नंबर 3 हेडिंग दे दिया हमने टोटल रेवेन्यू को, और वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो रेवेन्यूज विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को प्लस करके टोटल रेवेन्यू। इसके बाद बेटे हम ले लेते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस को हमने हेडिंग दे दिया नंबर 4। एक्सपेंसेस बहुत तरह के हमने सीखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं मालूम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, आपके फाइनेंस एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमने अब मेन हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, उनके नेम्स दे दिए। जैसे पहला एक्सपेंस है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। एक तो याद रखना है, अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट तो है नहीं हमारे पास कंपनी में, तो ट्रेडिंग और P&L का नाम इकट्ठा करके हमने क्या कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखनी है। तो पहले एक्सपेंसेस रेवेन्यूज को ले लिया, अब हम क्या करने लगे हैं बच्चे, एक्सपेंसेस को। पहला एक्सपेंस हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मटीरियल्स की। ठीक है, ना इसमें फिनिश गुड्स, ना इसमें वर्क इन प्रोग्रेस, ना ही आपका स्टॉक, क्या आएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेज, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल गिव यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला लगा के आपने ये हेडिंग निकाल लेना है। फिर हमारे पास है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा, दैट विल बी पुट अंडर द हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड बेटे आपके पास है चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में आपके पास स्टॉक भी हो सकता है, इन्वेंट्री में आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, इन्वेंट्री में आपके पास फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। तो जो आपका स्टॉक का इन्वेंट्री है या वर्क इन प्रोग्रेस का या फिनिश गुड्स का है, उसकी जो चेंज आएगी, चेंज कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री करेंगे तो चेंज आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 5 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था,
बाद में वो 10 हो गया, 5 रुपये से बढ़ गया, इसका मतलब वो चेंज जो आया 5 का, दैट विल बी पुट अंडर द हेडिंग चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर स्टॉक कुछ भी हो सकता है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का हमने फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट आइटम बेटे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो सैलरीज है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो लीव बेनिफिट है, चाहे वो आपका प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है, कोई भी एक्सपेंस जो हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च किया, ऑल दैट विल बी पुट अंडर द हेडिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब हम मान लो कि हमारे पास 5 तरह के इसके अंदर हेडिंग्स दिए हुए हैं, तो हम वो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसका नोट नंबर 1 बना देंगे। नोट नंबर 1 अनेक्स्चर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के नीचे, जैसे हम बैलेंस शीट में बनाते आए हैं बेटे, वहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, उसके नीचे वेजेस कितनी हैं, सैलरीज कितनी हैं, बोनस कितना है, सबको लिख के टोटल करके जो अमाउंट आएगी, दैट टोटल अमाउंट विल बी पुट बिफोर द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर? फाइनेंस कॉस्ट है, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है तो जो भी आप फाइनेंस अरेंज करते हैं उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है, दैट फाइनेंस कॉस्ट इज टू बी पुट इन द हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। जैसे इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस जो हमारा फाइनेंस को अरेंज करने में हुआ, दैट इज टू बी पुट अंडर द हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। हमें मालूम है कि डेप्रिसिएशन फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे लगती है, अमोर्टाइजेशन के लिए हम फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो उनकी डिक्रीज होती है उसके लिए वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज़ किया जाता है। तो इनका जितने भी एसेट्स होंगे सबका नोट्स बनेगा, टोटल अमाउंट जो आएगी डेप्रिसिएशन की और अमोर्टाइजेशन की वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है बच्चे? हमने स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स नहीं दिखाने, हमने इन्हीं मेजर हेडिंग्स के अंदर अमाउंट दिखाना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट वी हैव अदर एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस ऊपर की 6 हेडिंग्स में नहीं आई, वो 7th हेडिंग हमने बना दी अदर एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिपेयर आ गया, रिन्यूअल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, टेलीफोन चार्जेस आ गया, ठीक है ना। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी पुट अंडर द हेडिंग अदर एक्सपेंसेस। तो फिर हमने क्या करना है बेटे, टोटल एक्सपेंसेस को कर देना है। 7 तरह के एक्सपेंसेस हो गए, सातों हेड्स का टोटल हमने यहाँ पे करके दिखा देना है अंडर द हेडिंग टोटल एक्सपेंसेस। अब आपके पास टोटल रेवेन्यूज 3rd नंबर पे है और टोटल एक्सपेंसेस आपका 4th नंबर पे है। हम क्या निकालेंगे बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड माइनस 4th करेंगे तो 5th हेडिंग आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने निकाल लिया। इसमें से हमने टैक्स माइनस कर देना है ना, सो एज टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 5th नंबर पे हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, 6th नंबर पे हमने टैक्स को लेस कर दिया, 7th नंबर पे हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बचे हमारी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? अब इन्हीं हेडिंग्स का कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, अदर इनकम्स में क्या एग्जांपल हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या आता है, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या होता है, वो तो पता ही है, डायरेक्ट जो परचेज किया, चेंज इन इन्वेंट्री में, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आपकी हेडिंग्स आते हैं, तो वो हम इनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे मेजर हेड्स इसके अंदर और सब हेडिंग्स क्या हैं। तो मेरे पास आई एम हैविंग वन बुक, उसमें दिया हुआ है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस इनकम, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से आती है बच्चे। तो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, सेल ऑफ सर्विसेज की। नाउ नेक्स्ट वी हैव अदर इनकम्स। तो अदर इनकम्स में बेटे आप देखिए, अदर इनकम्स में बहुत तरह की इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट इनकम है ना, कि मैंने बताया अगर कोई आपकी फाइनेंस कंपनी होती तो इंटरेस्ट इनकम उनके लिए ऑपरेटिंग होता, बिजनेस इनकम होता है। लेकिन हम ट्रेडिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो जो फाइनेंस से इनकम आती है उनको, जो हाँ इन्वेस्ट करके इनकम आती है, वो हमारी अदर इनकम है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपकी अदर इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज ये भी अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी अदर इनकम है। अगर लॉस है तो प्रॉफिट में से माइनस करके, गेन में से माइनस करके नेट आपका गेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी किस में आएंगे बच्चे, अदर इनकम के, जो आपकी बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती लेकिन है इनकम, तो वो हमने किस में डाल देनी है बच्चे, अदर इनकम में। देन नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने बताया
किसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ऐसे हमारे पास बच्चे चेंज इन इन्वेंट्री का है, चेंज इन इन्वेंट्री जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं। स्टॉक चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो चाहे फिनिश गुड्स का हो, ठीक है ना। तो अगर हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, चेंज इन इन्वेंट्रीज आएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम लोग डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्रेडिट साइड हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो चेंज ऑटोमेटिकली आ जाता था जीपी में, है ना। तो यहाँ पे हम चेंज इन इन्वेंट्रीज लिखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाला हेडिंग का अमाउंट आएगा। द नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गिव 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एनी एक्सपेंस विच इज इंकर्ड ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरीज है, वेजेस है, सैलरीज एंड वेजेस है, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। हमने ESOP प्लान पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे जो भी खर्च हुआ कंपनी का, जो भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया तो वो कंपनी का एक्सपेंस हो गया। ऑल दैट एक्सपेंस विल बी पुट अंडर द हेडिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है। स्टाफ के वेलफेयर के ऊपर जो भी खर्चा हुआ, चाहे वो स्टाफ को हमने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ पे खर्च किया वो भी हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है, चाहे हमने मेडिकल एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। लीव इनकैशमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ को दी है वो बेनिफिट, वो भी हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। तो कुल मिला के जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है, वर्कर्स के ऊपर खर्चा है, वो हमारे इस हेडिंग के अंडर आना है बेटे। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, है ना। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है वो फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं तो जो भी खर्च हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है, चाहे वो बोरिंग लोन वगैरह लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वॉट एवर एक्सपेंस इज इंकर टू fetch finance, arrange finance for the business is called as a finance cost. Next we have बच्चे depreciation and amortization expense, ये भी बहुत important है। depreciation it is put on the tangible fixed assets, amortization it is put on the fixed assets intangible nature। तो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सब के ऊपर क्या आएगी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट्स हैं। ब्रांड्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, है ना, तो इनकी वैल्यू जब कम होती है इसके लिए वर्ड यूज होता है बट एमोर्टाइजेशन, तो ये हम इस हेडिंग के अंडर दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses, ठीक है। देन लास्टली वी हैव अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में बेटे हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्सपेंस नहीं हैं, जो हमारे डायरेक्टली बिजनेस को रिलेट नहीं करते, या जो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं आप कह सकते हैं कि रेकरिंग नेचर के नहीं हैं, या वो एक्सपेंसेस जो हमारे इन हेड्स के अंडर नहीं आ रहे, जो ऊपर 6 हेड्स दिए हुए हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे बेटे, अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। जैसे कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल है, रेंट है, बिल्डिंग की रिपेयर है, ये तो हम ऑफनली नहीं ना करवाते, ये तो कभी कभी होती है। रिपेयर्स टू मशीनरी है, ठीक है। इंश्योरेंस है, रेट्स एंड टैक्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे, या ऑडिटर्स की फीस है, ऑडिटर्स की एक्सपेंसेस हमने बियर किए, टैक्सेशन चार्जेस हैं, तो ऑल दैट विल पुट अंडर द हेडिंग अदर एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हम सारी आइटम्स को एक एक करके अपना नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, उनका टोटल अमाउंट जो है मेजर हेड्स के अंडर स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो करेंगे। So this is all about the today's topic that we have discussed, that is understanding of format of statement of P&L। क्लियर है बेटे, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको आप प्रैक्टिस करें, समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।